नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अपने क्राइम रिपोर्टर के करियर के दौरान मैं कई ऐसे लोगों से मिला जिनकी इमेज लोगों के बीच हीरो के जैसी रही या फिर विलेन के जैसी, या फिर जो पहले हीरो थे और बाद में विलेन बन गए। कई मिसालें हैं। कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने अपने काम के बलबूते पर अपना नाम कमाया, लेकिन आगे चलकर भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। ऐसे कई सारे नाम हैं। मैंने लोगों को काफी ऊपर उठते हुए देखा है और फिर धड़ाम से गिरते हुए भी। लेकिन कई ऐसे अधिकारियों से भी मैं मिला जिन्हें कि अपने कर्तव्य की वजह से जिंदगी में काफी कुछ झेलना पड़ा और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने की वजह भ्रष्टाचार नहीं रही, बल्कि वो अपने कर्तव्य से डिगे नहीं। तो ऐसे ही एक अधिकारी की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। यह अधिकारी हैं कोस्टा फर्नांडिस, जो कि गोवा में कस्टम विभाग में काम करते थे और इनके हाथों गोवा के एक पूर्व सीएम के भाई की मौत हो गई थी। कोस्टा फर्नांडिस से मेरी मुलाकात अब से करीब 10-11 साल पहले हुई थी, जब मैं एबीपी न्यूज के लिए दयाशंकर नाम के एक कस्टम अधिकारी पर रिपोर्ट बना रहा था। दयाशंकर का नाम कस्टम विभाग में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके नाम पर मुंबई में एक चौक भी बनाया गया है, वडाला इलाके में। अब दयाशंकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कारनामे, उनकी बहादुरी और उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी कस्टम अधिकारी सुनाते हुए नहीं थकते। तो उन्हीं के ऊपर मैं रिपोर्ट बनाने गया था। ये दयाशंकर इन कोस्टा फर्नांडिस के बॉस हुआ करते थे और जब कोस्टा फर्नांडिस मर्डर केस में फंस गए थे तो दयाशंकर ने ही उन्हें बचाया था। तो मैं दयाशंकर की भी कहानी आपको कभी सुनाऊंगा, लेकिन आज बात करते हैं कोस्टा फर्नांडिस की। कोस्टा फर्नांडिस ने 1979 में कस्टम विभाग ज्वाइन किया था बतौर प्रिवेंटिव ऑफिसर और उनको डिप्यूट किया गया था। उनकी पोस्टिंग हुई थी गोवा में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गोवा पश्चिम भारत का एक बेहद खूबसूरत छोटा सा राज्य है, जहां पर देश भर के लोग जाते हैं वहां के बीचेस घूमने के लिए, वहां पर वक्त बिताने के लिए। लेकिन यही गोवा जो है एक वक्त में 80 और 90 के दशक में स्मगलिंग के लिए भी जाना जाता था। सोने चांदी और ड्रग्स की स्मगलिंग को लेकर यहां पर काफी गतिविधियां होती थी और कस्टम विभाग की जिम्मेदारी होती थी ऐसी स्मगलिंग को रोकना। दोस्तों, बात 15 मई 1991 की है। दक्षिण गोवा में एक खूबसूरत बीच है जिसका नाम है कैरमोना बीच, जो वर्का गांव के पास में आता है। तो वहां पर कोस्टा फर्नांडिस निगरानी कर रहे थे। तो 15 मई की रात को उन्होंने देखा कि गोवा के पूर्व सीएम चर्चिल अलेमाओ के 3 भाई, जोकिम, सियाब्रो और अल्वरनाज, ये 3 भाई वहां पर बीच के पास में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, वहां पर जाते हुए दिखे। तो इनको थोड़ा सा शक हुआ कोस्टा को कि आखिर ये इतनी रात को वहां पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो बीच वैसे सुनसान था, जहां वहां पर ज्यादा टूरिस्ट वगैरह भी नहीं आते थे। कुछ देर के बाद में ये तीनों लोग निकलते हैं और बीच पर घूमते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर वापस निकल जाते हैं। उस वक्त कुछ भी नहीं होता। हालांकि कोस्टा को लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिस वजह से ये लोग यहां पर आए हैं। और आसपास में जो कोस्टा के खबरी होते हैं उनको कोस्टा अलर्ट कर देते हैं कि यहां पर अगर किसी भी तरह की हरकत दिखाई देती है, कोई भी हलचल होती है, तो उनको कांटेक्ट किया जाए। सुबह तक बीच पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है और कोस्टा को लगता है कि दिन दहाड़े तो कोई स्मगलिंग करेगा नहीं, क्योंकि स्मगलिंग एक्टिविटी रात में होती है। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वह ऐसा जोखिम तो नहीं लेगा कि वो दिन के वक्त में स्मगलिंग करे। लेकिन जब वो अपने घर पर होते हैं 10:30 बजे सुबह के वक्त, उनको उनके खबरी का कॉल आता है और वो बताता है कि कैरमोना बीच पर काफी हलचल हो रही है, वहां पर कुछ वाहनों की आवाजाही हो रही है और कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं और हो सकता है कि वहां पर स्मगलिंग हो रही हो। कोस्टा तुरंत अपने घर से मोटरसाइकिल के जरिए निकलते हैं और पहुंच जाते हैं कैरमोना बीच और वहां वो जो देखते हैं तो चौंक जाते हैं। बीच पर पहुंचकर कोस्टा को नजर आता है कि वहां पर 2 कारें खड़ी हैं। एक कॉन्टेसा कार होती है जिसका नंबर होता है
GA02A4567 और वहीं पर एक मारुति कार भी खड़ी होती है जिसके नंबर प्लेट पर लिखा होता है DAC5492। और कोस्टा देखते हैं कि 4 बॉक्सेस जो कि किसी कार की बैटरी की तरह दिख रहे होते हैं उनको इन कारों में लादा जा रहा होता है। 3 बॉक्सेस कॉन्टेसा में लादे जा रहे होते हैं और एक बॉक्स जो है वो मारुति कार में लादा जा रहा होता है। समझ जाते हैं कोस्टा की रात को ही बाहर से बोट आई विदेश से और उन्होंने स्मगल गोल्ड रात को ही बीच पर छोड़ दिया और अब उसको सुरक्षित जगह पर ले जाने का काम किया जा रहा है और ये स्मगलिंग एक्टिविटी हो रही है। तो तय करते हैं कि जिस गाड़ी में ज्यादा बॉक्सेस भरे गए हैं यानी कि कॉन्टेसा में जिसमें कि 3 बॉक्सेस थे वो तय करते हैं कि उसको फॉलो किया जाएगा। मारुति में क्योंकि एक ही बॉक्स रखा जाता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा शुरू करने से पहले कोस्टा एक परिचित को निर्देश देते हैं कि वो उनके घर पर फोन करे और उनकी बीवी को बोले कि उनकी बीवी कस्टम के दफ्तर में इतला कर दे कि वे एक ऑपरेशन पर निकले हैं, वो कहां से कहां जा रहे हैं। ये तमाम जानकारी जो है वो कहते हैं कि उनकी बीवी कस्टम डिपार्टमेंट को बता दे, उनके वरिष्ठों को बता दे, ताकि जो मदद की जरूरत पड़े तो कस्टम विभाग की तरफ से उन्हें ऑपरेशन में मदद मिल सके। इसके बाद वो पीछा करना शुरू करते हैं और जब वो कॉन्टेसा कार एक धान के खेत के पास से गुजर रही होती है तो कोस्टा अपनी मोटरसाइकिल से उसको ओवरटेक करते हैं और फिर कार के आगे जाकर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं और तुरंत ही उस कार में ड्राइविंग सीट के बगल में जाकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि ड्राइविंग सीट पर चर्चिल अलेमाओं का भाई अल्बरनास बैठा हुआ है। वो तुरंत उसको कहते हैं, गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं और उसको कहते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दो और मेरे साथ कस्टम हाउस चलो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अल्बरनास कोस्टा से कहता है कि तुम 20 लाख रुपए ले लो और मुझे जाने दो, लेकिन कोस्टा नहीं मानते। उस वक्त 20 लाख रुपए की रकम काफी बड़ी होती थी। गौर कीजिए ये 1991 की बात है। इसके बाद अल्बरनास उन्हें धमकाता है और बोलता है, जानते हो ना मैं कौन हूं, मुझ पर इस तरह से हाथ मत डालो, भारी पड़ जाएगा। लेकिन कोस्टा नहीं मानते और फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान कोस्टा का कहना है कि अल्बरनास एक चाकू निकाल लेता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है और उस हाथापाई में यह होता है कि अल्बरनास के गले पर ही एक कट आ जाता है बड़ा सा और उसके गले से खून बहने लगता है और वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। इस बीच वहां पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोस्टा के कपड़े भी खून से सन जाते हैं। कोस्टा तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और बोनेट खोलने की कोशिश करता है क्योंकि बोनेट के अंदर ही उन्होंने देखा होता है कि ये जो स्मगल्ड बॉक्सेस हैं वो उसी के अंदर रखे गए हैं, कार बैटरी की तरह जो दिखने वाले। तो बोनेट खोलने की कोशिश करता है और भीड़ को अपना आई कार्ड भी वो दिखाते हैं कि देखिए मैं कस्टम अधिकारी हूं और ये आदमी स्मगल कर रहा था गोल्ड का और इसके लिए मैंने इसको रोका। कई लोगों ने देखा भी होता है कि इनके बीच में हाथापाई हो रही होती है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। वो पानी की मांग करते हैं, वो लोगों से मदद मांगते हैं कि गाड़ी खुलवाने में जो है बोनेट खुलवाने में मदद करो और बॉक्सेस निकलवाने में ताकि उनको जब्त किया जाए, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। तब कोस्टा डिसाइड करता है कि वो तुरंत अपने दफ्तर की ओर जाएंगे और फिर वहां जाकर वो बाकी अधिकारियों के साथ लौट कर आएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसलिए वो करते हैं कि उस कॉन्टेसा कार की चारों पहियों की जो है हवा निकाल देते हैं और फिर उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं दफ्तर के लिए। इस बीच अल्बरनास के बाकी के भाइयों को इस घटना की खबर मिल जाती है और वो वहां पर पहुंचते हैं 2 स्कूटर के जरिए और सबसे पहले जो कंसाइनमेंट होता है गोल्ड का बॉक्सेस में उसको वो कार से निकालते हैं और लेकर चले जाते हैं। और फिर बाद में तब तक अल्बरनास की ब्लड लॉस की वजह से मृत्यु हो जाती है, फिर उसके शव को भी वहां से ले जाया जाता है। अब होता यह है कि इस मामले में गोवा की पुलिस मर्डर केस दर्ज कर लेती है और कोस्टा फर्नांडिस को हत्या का आरोपी बनाती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि पूरा कस्टम विभाग कोस्टा फर्नांडिस को फिर बचाने में जुट जाता है, क्योंकि एक अधिकारी अपने काम के चक्कर में गया था और वहां पर उल्टा गोवा पुलिस उसी अधिकारी के खिलाफ केस कर रही है, इसलिए एक तरह से 2 विभागों के बीच में टकराव हो जाता है
गोवा पुलिस जिद पर अड़ी रहती है कि नहीं, हत्या का मामला ही चलेगा, हत्या का मुकदमा चलेगा, तो वहीं कस्टम अधिकारियों की दलील होती है कि कोस्टा फर्नांडिस के साथ कोस्टा फर्नांडिस की जो स्कफल हुई थी, जो हाथापाई हुई थी, वो उनके काम के सिलसिले में हुई थी, और अगर उस चक्कर में मौत हो भी गई अल्वरनाज की, तो वो सेल्फ डिफेंस की वजह से हुई है। कोस्टा का कोई इरादा नहीं था हत्या करने का। कोस्टा उसको गिरफ्तार करना चाहते थे और स्मगल किए हुए माल को जब्त करना चाहते थे, लेकिन ये एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई वहां पर, जो कि गोवा पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। और फिर कोस्टा के खिलाफ हत्या का मामला चला। कोस्टा ऊपरी अदालत में गए अपील के लिए, वहां पर भी उनकी अपील खारिज हो गई। उसके बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट में गए, वहां पर भी अपील खारिज हो गई। लेकिन इस बीच हुआ ये कि कस्टम विभाग ने दयाशंकर को बतौर एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के तौर पर उन्हें भेज दिया गोवा में, और उनको इस मामले की जांच करने को कहा। तो चूंकि मर्डर केस में फंस गए थे कोस्टा फर्नांडिस, इसलिए जो स्मगलिंग वाला मामला था वो तो दरकिनार हो गया था। लेकिन दयाशंकर ने उस पर काम करना शुरू किया और सबूत जुटाए और गवाहों को ढूंढा, क्योंकि एक बड़े राजनीतिक परिवार के खिलाफ कोई गवाही देने सामने आ नहीं रहा था। और दयाशंकर ने केस बनाया कि वाकई में ये लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, और कोस्टा फर्नांडिस को भी पहले जानकारी मिली थी कि ये लोग स्मगलिंग करते हैं, और इसीलिए कोस्टा ने उन पर निगरानी रखी हुई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आरोपों से कोस्टा को बरी कर दिया, और साथ में कोस्टा की तारीफ में कई सारी टिप्पणियां भी की कि किस तरह से एक ईमानदार अधिकारी, एक बहादुर अधिकारी स्मगलरों के खिलाफ लड़ रहा था, स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, और उल्टा उसे ही शिकार बना दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। कोस्टा फर्नांडिस का इसके बाद मुंबई ट्रांसफर हो गया, और अब वो मुंबई में ही रहते हैं। कोस्टा फर्नांडिस का कहना है कि इस मामले ने उनकी जिंदगी एक तरह से बदल कर रख दी थी, उनके जीवन को काफी डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई, इस बात की उन्हें खुशी है। और वो याद करते हैं दयाशंकर को कि वे उनके जीवन में भगवान की तरह आए थे और उनकी मदद की थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।